Students, welcome to your online class and in today's session we will study about DNA replication process. तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये DNA replication process क्या है और इसमें क्या होता है. So in this DNA replication process, the DNA make a carbon copy of itself. इसका मतलब क्या है कि DNA अपनी क्या बनाएगा, एक एग्जैक्ट कॉपी बनाएगा. अब हम देखते हैं कि ये प्रोसेस कहाँ होता है और कब होता है. तो ये प्रोसेस होता है एस फेज ऑफ द सेल साइकिल. तो सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू इंटरफेज एंड एम फेज. तो आप सबको पता होगा कि जो इंटरफेस है दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. तो G1 और G2 ग्रोथ फेजेस हैं और ये जो S फेज है दिस इज सिंथेटिक फेज इन विच this process DNA replication is done prior to division. M phase मतलब mitotic या meiotic division. अब हो गया हमारा कि ये प्रोसेस क्या होता है, कब होता है. अब हम करते हैं ये प्रोसेस कहाँ होता है. सो दिस प्रोसेस अकर इनसाइड द न्यूक्लियस, क्योंकि DNA कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर. तो ये प्रोसेस कहाँ होगा, न्यूक्लियस के अंदर. फोर्थ पॉइंट इज दैट the DNA replication process is semi-conservative in nature. Semi-conservative का क्या मीनिंग होता है. So suppose this is the strand of the DNA, double helix, और यहाँ पर क्या है, बेस पेयर्स हैं जो बेस पेयरिंग रूल के अकॉर्डिंग क्या है, जॉइंट हैं. अब सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि ये अगर DNA की रेप्लिकेशन होनी है तो ये अनबाइंड होगा. जब ये अनबाइंड होगा तो एक एंजाइम है DNA हेलिकेज, उसकी हेल्प से ये अनबाइंड होता है. तो ये हो गई इसकी अनबाइंडिंग. अब इस अनबाइंडिंग में क्या होगा कि अ न्यू DNA कॉपी इज फॉर्म्ड. तो यहाँ पर ये ओरिजिनल स्ट्रैंड था, इसकी बेस पेयरिंग रूल के अकॉर्डिंग दिस ओरिजिनल DNA स्ट्रैंड विल एक्ट एज टेम्पलेट और कॉम्प्लीमेंट्री रूल के अकॉर्डिंग यहाँ बेस ऐड होते जाएंगे और ये न्यू DNA स्ट्रैंड कंस्ट्रक्ट होता जाएगा. एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी हैव 2 डॉटर DNAs. और ये जो डॉटर DNAs हैं इसमें एक स्ट्रैंड क्या है, ओल्ड है, और एक स्ट्रैंड क्या है, न्यू. ये वाला हमारा ओल्ड स्ट्रैंड है, ये न्यू है. सो 50% ओल्ड, 50% न्यू. सो दिस 50% of the old strand, parent strand, is conserved. That's why this process is known as semi-conservative in nature. अब हम करते हैं important enzymes which are involved in this process. तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि ये जो DNA है ये क्या होता है, अनबाइंड होता है. अनबाइंड होता है इसका मतलब इसमें क्या, अनबाइंड जब होगा तो ये होगा विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम. तो कौन सा एंजाइम है, हेलिकेज और अनबाइंडेज. अब जब ये अनबाइंडिंग होगी तो इट विल फॉर्म अ वाई शेप्ड स्ट्रक्चर. दिस वाई शेप्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज रेप्लिकेशन फॉर्क. तो हम देखते हैं कि ये रेप्लिकेशन फॉर्क एग्जैक्टली बनती कैसे है. तो सपोज दीज आर दी 2 strands ऑफ द DNA. अब जब ये DNA अनकॉइल होगा तो वो इस तरह से अनकॉइल होगा, और आप देखो कि जब ये अनकॉइल हुआ है तो ये क्या शेप्ड स्ट्रक्चर बन गया, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर. और इस वाई शेप्ड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क. अब जब ये अनबाइंडिंग हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा, टर्मिनल पोजीशन पे यहाँ पर क्या हो रही है, टेंशन क्रिएट हो रही है. इस टेंशन को रिलीज करने के लिए हमारे पास एक और एंजाइम होता है एंड दैट एंजाइम इज टोपोआइसोमरेज और गायरेज. टोपोआइसोमरेज इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स एंड गायरेज इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स. तो ये क्या करता है, जहाँ तक हमारी रेप्लिकेशन फॉर्क है तो वो यहाँ पर क्या करेगा, कट करेगा, कट करके टेंशन रिमूव होगी और फिर वो उसे दोबारा रीजॉइन कर देगा. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ टोपोआइसोमरेज एंड गायरेज. फिर अब हमारे पास ये क्या है, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड DNA के पार्ट्स हैं. अब ये स्टेबल नहीं है तो इनको स्टेबलाइज करने के लिए वी हैव सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बाइंडिंग प्रोटीन. तो द नेक्स्ट एंजाइम इज टोपोआइसोमरेज और गायरेज
गायरेज होता है प्रोकैरियोट में, टोपोआइसोमेरेज किस में होता है, यूकैरियोट में। और इसका फंक्शन क्या है कि ये टेंशन रिलीज करने के लिए डीएनए स्ट्रैंड को कट करेगा एंड देन अगेन इट विल रीजॉइन। देन फोर्थ इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। तो एज द नेम इंडिकेट, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पर क्या करेगी, बाइंड करेगी, और बाइंड करके उसे क्या करेगी, स्टेबलाइज करेगी, सो दैट दिस रेप्लिकेशन प्रोसेस मूव्स ऑन स्मूथली। इस रेप्लिकेशन फॉक को या वाई शेप्ड फॉक, इस प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए स्टूडेंट्स मैंने इस लेक्चर के एंड में एक एनिमेटेड वीडियो ऐड की है, जिससे ये टॉपिक और अच्छे से समझने में आपको हेल्प होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम एंड दैट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम इन दिस प्रोसेस। इसे हमने डीएनए डिपेंडेंट क्यों कहा, क्योंकि ये अपना काम करने के लिए डीएनए के ऊपर डिपेंड है, और इट यूजेस दीज स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एज टेम्पलेट। ये किस तरह से उसे यूज़ कर रहा है, एज अ टेम्पलेट यूज़ कर रहा है, और इसके ऊपर दूसरा स्टैंड यहाँ पर क्या होगा, सिंथेसाइज होगा। बट इस जो डीएनए पॉलीमरेज है, इसकी दो कमियां हैं यू कैन से। पहला है इट कैन नॉट स्टार्ट द प्रोसेस, यानी ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये स्टार्ट नहीं कर सकता। अगर प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तो इट विल कंटिन्यू, बट इट कैन नॉट स्टार्ट। दूसरी इसकी शॉर्टकमिंग ये है कि इट वर्क्स ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। अब इन दोनों की वजह से क्या होता है कि ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट स्टार्ट द प्रोसेस। तो स्टार्ट करने के लिए हमारे पास एक और एंजाइम है, प्राइमेज। बट ये जो एंजाइम है ये डीएनए के बेसिस ऐड नहीं करता, ये क्या करता है, आरएनए प्राइमर्स ऐड करता है और आरएनए बेसिस ऐड करता है। तो स्टार्ट कौन करेगा, प्राइमेज। और ये जो प्रोसेस है पूरा रेप्लिकेशन का, ये रैंडमली कहीं पर भी नहीं स्टार्ट हो जाता, इट स्टार्ट ओनली एट स्पेसिफिक पॉइंट्स। तो वो जो स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं हम उसे कहते हैं ओरी, इसकी फुल फॉर्म है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी दीज आर द स्पेसिफिक पॉइंट्स इन डीएनए स्ट्रैंड्स फ्रॉम वेयर द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट। कहीं से भी ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो जाता। यूकैरियोट्स में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस बहुत सारे पॉइंट होते हैं ऐसे, और प्रोकैरियोट में इट हैज़ only one origin of replication, and in prokaryote it moves in both the direction. यूकैरियोट में वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब हम बनाते हैं रेप्लिकेशन फॉक और करते हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अब यहाँ पर हम बनाने लगे हैं जो मैंने आपको बताया था वाई शेप्ड स्ट्रक्चर या रेप्लिकेशन फॉक। सो ये हमने बना लिया डीएनए स्ट्रैंड। ये 2 स्ट्रैंड हो गए डीएनए के, ये वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉक हो गई। अब द डीएनए इज एंटी पैरेलल इन नेचर, सो अगर एक स्ट्रैंड उसका 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो यहाँ पर 3 प्राइम होगा और यहाँ पर क्या होगा, 5 प्राइम। नाउ वी नो दैट दिस डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज वर्क ओनली इन वन डायरेक्शन, यानी सिर्फ ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम वर्क करेगा। तो यहाँ पर तो ये ऐसे मूव कर सकता है, बट अगेन इट कैन नॉट स्टार्ट द रेप्लिकेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले ये स्टार्ट कौन करेगा, ये प्राइमेज। यहाँ पर प्राइमेज जो एंजाइम है वो यहाँ पर क्या ऐड करेगा, आरएनए प्राइमर। एक बार प्राइमर ऐड हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पर ये सपोज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इट विल कंटिन्यू टू सिंथेसाइज न्यू डीएनए स्ट्रैंड, और वो यहाँ तक सिंथेसाइज करता रहेगा। और इसकी डायरेक्शन क्या है, इधर पर 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। अब यहाँ पर आप देखो जो इसकी सिंथेसिस है डीएनए स्ट्रैंड की, ये कंटिन्यूस वे में हो रही है, तो इसको हम कंटिन्यूस स्ट्रैंड भी कहते हैं। बट अब हम देखते हैं इसके अपोजिट स्ट्रैंड में क्या होगा। अब देखो अगर ये 3 to 5 प्राइम है, तो अगर मैं यहाँ पर डीएनए स्ट्रैंड बनाती हूँ तो ये 3 प्राइम एंड है और ये 5 प्राइम एंड है। अब 3 प्राइम टू 5 प्राइम तो डीएनए पॉलीमरेज वर्क नहीं करेगा, तो इसका जो सिंथेसिस है वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर
ये जो प्राइमर है आरएनए प्राइमर, ये ऐसे ऐड होगा। बट ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक कंस्ट्रक्ट हो सकता है। इसका मतलब कि अगर यहाँ पर जब अनकॉइलिंग होगी तो फिर ये कैसे मूव करेगा, यहाँ पर जैसे ये अनकॉइलिंग और ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब यहाँ पर इतना तो ये पहले ही बन चुका था। यहाँ देखो, यहाँ आरएनए प्राइमर था आपका, यहाँ तक तो ये बन चुका था। इसमें ये यहाँ तक ये दोबारा अनकॉइलिंग हुई है आगे फर्दर जाके, तो यहाँ पर फिर से क्या होगा, आरएनए प्राइमर ऐड होगा और फिर डीएनए स्ट्रैंड यहाँ से लेकर यहाँ तक कंस्ट्रक्ट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो डीएनए स्ट्रैंड है ये वन गो में नहीं बनेगा, ये चंक्स में बनेगा, टुकड़ों में बनेगा। और इन फ्रेगमेंट्स को हम कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। दीज फ्रेगमेंट्स आर नोन एज ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। और ये वाला तो जो था ये आपका क्या है, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, एंड दिस इज ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट कहेंगे। और ये कैसा स्ट्रैंड है, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस रेप्लिकेशन फॉर्क में, जो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो एक स्ट्रैंड है वो कैसा होगा, कंटिन्यूअस, दूसरा स्ट्रैंड कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। और ये जो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है इसको हम लीडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड। और ये वाला जो है इसको हम लैगिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। अब इस तरह से क्या होगा, सारी बेस पेयरिंग हो जाएगी। बेस पेयरिंग होने के बाद क्या हुआ, हमारे डीएनए, दोनों डीएनए स्ट्रैंड बन गए। अब दोनों डीएनए स्ट्रैंड बनने के बाद क्या होगा, प्रूफ रीडिंग कहते हैं इसे हम, प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग। प्रूफ रीडिंग या एडिटिंग का क्या मतलब है कि वैसे तो डीएनए पॉलीमरेज इज़ अ वेरी एक्यूरेट एंजाइम, ये बहुत इसकी हाई एफिशिएंसी होती है और बहुत एक्यूरेटली काम करता है। बट फिर भी देयर आर चांसेस कि कहीं कोई मिस्टेक हो जाए, कहीं हमने टी बेस पेयर ऐड करना है उसकी जगह जी ऐड हो गया, तो उसका ठीक करने के लिए प्रूफ रीडिंग होती है जो डीएनए पॉलीमरेज करता है। और अगर कहीं कोई गलत बेस ऐड हो गया है तो उसकी क्या हो जाएगी, एडिटिंग हो जाएगी, उसको निकाल के हम सही बेस ऐड कर देंगे। और उसके बाद क्या होगा, जो दोनों डीएनए चेन्स हैं उसका क्या हो जाएगा, डीएनए हेलिक्स बन जाएगा, यानी चेन्स क्या हो जाएंगी, वापस कॉइल हो जाएंगी और डीएनए हेलिक्स बन जाएगा। अभी इससे पहले एक और चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि ये बीच बीच में क्या लगे हैं, आरएनए प्राइमर्स लगे हैं। तो ये डीएनए हेलिक्स में आरएनए प्राइमर तो नहीं होंगे, तो जब डीएनए चेन्स बन जाती है तो ये प्राइमर क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं और प्राइमर की जगह आप क्या आ जाएगा, डीएनए बेसेस आ जाएंगे। और उसके बाद एक एंजाइम है लाइगेज, तो लाइगेज क्या करेगा, इन्हें ज्वाइन कर देगा। तो दिस इज हाउ दिस होल प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अंडरगोज, और इस तरह से ये होता है। अब हम एक बार दोबारा देख लेते हैं कि ये प्रोसेस स्टेप वाइज मैनर में कर लेते हैं कि क्या हुआ पहले, उसके बाद क्या हुआ। एक और पॉइंट उसमें आप ऐड होगा हमारा, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी nucleotides. Now you all know that DNA is a polynucleotide. DNA को हम क्या कहते हैं, polynucleotide, and it is a polymer. अब पॉलीमर है तो ये किससे बना हुआ है, मोनोमर से बना हुआ है, और मोनोमर इसमें क्या है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है ये सेल के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इस फॉर्म में। इसकी फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमीन मोनोफॉस्फेट एंड डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। अब इसकी पहले क्या होगी, एक्टिवेशन होगी, तो इसमें एटीपी मॉलिक्यूल ऐड होगा, एटीपी, और ये कन्वर्ट हो जाएगा डीएटीपी, यानी कि डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ऐसे ही सिमिलरली सब में एटीपी ऐड होगा, ये सारे सबस्ट्रेट में एटीपी ऐड होगा और ये इस तरह से ट्राइफॉस्फेट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके ये जो लास्ट के 2 फॉस्फेट होते हैं ना, ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट हैं, 1 2 3। अब इन 3 फॉस्फेट में से ये जो बॉन्ड्स हैं ना, दीज आर हाई एनर्जी बॉन्ड,
ये बॉन्ड जब टूटेंगे ना तो ये बॉन्ड क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे। और ये जो पूरा डीएनए का रेप्लिकेशन प्रोसेस है, दिस इज़ अ वेरी हाई एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसको बहुत एनर्जी चाहिए होती है, इसीलिए हाँ ये क्या होता है, पहले एक्टिवेट होता है। तो ये हमने हाई एनर्जी बॉन्ड क्या कर लिए, क्रिएट कर लिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। सबसे पहले ये क्या हुए, एक्टिवेट हुए। एक्टिवेट होने के बाद क्या है सेकेंड प्रोसेस, अनवाइंडिंग। यानी जो हमारा डीएनए की दो चेन है जो हेलिक्स फॉर्म में है, वो अनवाइंड होगी विद द हेल्प ऑफ हेलिकेसेस एंड अनवाइंडेज। अनवाइंड होने के बाद हमारा जो थर्ड स्टेप है वो क्या है, एडिशन ऑफ आरएनए प्राइमर। कहाँ पर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे। यानी जो हमारा प्राइमेज एंजाइम है वो आरएनए प्राइमर ऐड करेगा। प्राइमर ऐड करने के बाद क्या ऐड होगा, फिर बेस पेयरिंग होगी, डीएनए बेस पेयरिंग होगी। बेस पेयरिंग में आपको पता है ए के साथ टी की पेयरिंग हो जाएगी, जी के साथ सी की पेयरिंग हो जाएगी। तो इस तरह से दिस पेयरिंग प्रोसेस विल गो ऑन। अब जब सारा पेयरिंग प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, ये जो प्राइमर्स हमने ऐड किए थे, है ना, ये प्राइमर्स आरएनए प्राइमर है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, आरएनए प्राइमर्स विल बी रिमूव्ड। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये रिमूव हो जाएंगे और रिमूव होके इन प्लेस ऑफ आरएनए प्राइमर डीएनए बेसिस विल बी एडेड। ये डीएनए बेसिस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ होगी कि ये जो ट्राईफॉस्फेट है ना, ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स अब ये वापस से ब्रेक होंगे। तो जब ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, एनर्जी रिलीज होगी, तो ये जो एनर्जी रिलीज होगी ये आगे हमें डीएनए चेन बनाने के लिए हेल्प करेगी। तो विद द एनर्जी सो रिलीज्ड ऑल द डीएनए चेन्स, जो आगे फर्दर एक्सटेंशन है वो प्रोसेस होगा। और हमारा जो ये इस तरह से था डी ऑक्सी साइटोसिन ट्राईफॉस्फेट, ये वापस से डी ऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी ये सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मोनोफॉस्फेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ATCG मोनोफॉस्फेट्स में ये कन्वर्ट हो गए। साथ में क्या हुई, वो जो पायरोफॉस्फेट उसमें जो एनर्जी थी वो रिलीज हो गई एंड एनर्जी इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए चेन्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एंजाइम कौन सा रोल में आएगा, लाइगेज। लाइगेज क्या करेगा, सबको ज्वाइन कर देगा। अब ज्वाइनिंग के बाद क्या होगा, प्रूफ रीडिंग, चेक होगा कि कहीं कोई गलत एंजाइम तो ऐड नहीं, गलत बेस तो ऐड नहीं हो गया। अगर कोई गलत बेस ऐड हो गया होगा तो उसकी क्या हो जाएगी, प्रूफ रीडिंग के बाद एडिटिंग हो जाएगी। एडिटिंग होने के बाद हमारे दो चेन्स बन गए, फिर उनकी क्या हो जाएगी, हेलिक्स फॉर्मेशन हो जाएगी। सो दिस इज हाउ द होल प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज डन। हेलो स्टूडेंट्स, now we will study DNA replication process with the help of this video. So as you all know, DNA is composed of two polynucleotide chains that are coiled around each other to form a double helix DNA. It has four bases: adenine, cytosine, guanine and thymine. Thymine always forms pair with adenine by two hydrogen bonds, and cytosine forms a bond with guanine, which are joined to each other by three hydrogen bonds. It has two strands which run anti-parallel to each other. The DNA replication process is started by an enzyme, helicase, which unzip the two strands of the DNA and form a Y-shaped structure known as replication fork. Then first of all, the enzyme primase add RNA bases. These are the places from where the replication process starts. These are known as RNA primers. After that, DNA polymerase add DNA bases, and this chain is known as leading strand, and it runs from 5' end to
3' end. Because DNA polymerase can work only in one direction, that is from 5' end to 3' end. The other strand is lagging strands. This strand is not made in a continuous manner. Rather, it is made in a discontinuous manner in the form of Okazaki fragments. Here also, first of all, the enzyme primase add the RNA bases which are known as primer, and then DNA polymerase add DNA bases and continues the chain. This process is again repeated. Again the primase add the RNA primer, and then DNA polymerase will add DNA bases. So Okazaki fragments are formed. Then enzyme exonuclease remove the RNA bases, and in place of that DNA polymerase add DNA bases. After that, the enzyme DNA ligase comes into play, and this enzyme joins the strands of the DNA. After that, helix formation takes place. The DNA molecule is semi-conservative in nature, that means it has one old strand and one new strand. That's all for today, students. Thank you. Have a nice day.